गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिरमल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ निर्धारण मापनी के प्रकार। इससे पहले वाली क्लास में हमने निर्धारण मापनी के विविध रूपों के बारे में पढ़ा था। निर्धारण मापनी क्या होती है, रेटिंग स्केल जिसे हम बोलते हैं, यह अनेक प्रकार की होती है। इसका प्रयोग मापन में किया जाता है। मैंने आपको मापन के विषय में विस्तार से अध्ययन कराया था। मापन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा मापन शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार के मापन का प्रयोग किया जाता है। उन मापन का प्रयोग करते समय हम किस किस तरह से मापन विधियों का प्रयोग करते हैं। चार विधियां मैंने आपको बताई थी। नामित या वर्गीकृत मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इनका हमने विस्तृत अध्ययन कल कर लिया था। आज हम निर्धारण मापनी के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। निर्धारण मापनी के विविध रूपों के विषय में मैंने आपको कल बताया था कि चेकलिस्ट होती है, उसके बाद आंकिक प्रणाली मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, इस प्रकार बाध्य मापनी, बाध्य स्कोर मापनी और स्थानिक मापनी, इस तरह से मापनी के विविध रूप विद्यमान होते हैं। अब है निर्धारण मापनी के प्रकार। देखिए, यह कई प्रकार की होती है, लेकिन गिलफर्ड ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। निर्धारण मापनी कई प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो भी मापनी के ही प्रकार हैं। चेकलिस्ट है, क्रमिक मापनी है, रेखांकन मापनी है या अंकित मापनी है, संख्या मापनी है, ये सभी। लेकिन गिलफर्ड ने 4 प्रकार की निर्धारण मापनी बताई। गिलफर्ड ने पहला रेखांकन मापनी, पहली कौन सी है, रेखांकन मापनी। दूसरी है हमारी संख्यात्मक मापनी। पहली रेखांकन मापनी, दूसरी संख्यात्मक मापनी, तीसरी संचित बिंदु मापनी, संचित बिंदु मापनी। चौथी है हमारी स्तर मापनी। चौथी है हमारी स्तर मापनी। देखिए, रेखांकन मापनी, संख्यात्मक मापनी, संचित बिंदु मापनी और स्तर मापनी। मापनी का मतलब है ऐसी विधियां, ऐसी तकनीकें जिनसे कि विद्यार्थी का मापन किया जा सके, मापन आसानी सर्वांगीण क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, उसका आकलन किया जा सके, जो कि एक छात्र को कोई ना कोई माप प्रदान करे, संख्या प्रदान करे। क्योंकि मापन का अर्थ क्या बताया था मैंने, चल राशि को संख्या प्रदान करना। तो उस संख्या के आधार, प्राप्त संख्या के आधार पर हम छात्र का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। तो मापन और मूल्यांकन ही हम पढ़ रहे थे। मापन में रेखांकन मापनी, सबसे पहले हम लेते हैं रेखांकन मापनी। देखिए, रेखांकन मापनी, इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रेखा होती है जो कि कई भागों में डिवाइडेड होती है। क्या होती है? एक, कल भी मैंने आपको बताया था निर्धारण मापनी के विविध रूपों में, चेकलिस्ट या रेखांकित मापनी के अंतर्गत, कि इसमें एक रेखा होती है जो कि कई भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। इसमें प्रत्येक भाग में विश्लेषण लिख दिए जाते हैं और इसमें निर्णय को किसी एक पर चिन्ह लगाना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें प्रदर्शित करना होता है, रेखा दी हुई होती है, उसमें प्रत्येक भाग में कोई विश्लेषण लिख दिए जाते हैं। विश्लेषण लिखे जाते हैं और इन सब में प्रत्येक का है कोई ना कोई विश्लेषण अवश्य, प्रत्येक रेखा का।
तो क्वेश्चन के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर छात्र को उसमें से किसी एक को टिक करना होता है और उसकी सोच, उसके प्राप्त रिजल्ट के आधार पर, उसके द्वारा प्रदर्शित रिजल्ट के आधार पर उसका मापन कर लिया जाता है। रेखाओं के माध्यम से ही इसमें उसका मापन किया जाता है, इसलिए इसे रेखांकित मापनी कहा जाता है। इसमें देखिए गिलफार्ड ने रेखांकन मापनी बनाने के लिए कुछ सीमाएं बताई हैं। आप कैसे करें भाई, कितनी बड़ी रेखा होनी चाहिए, कितना इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, कितने इसके पार्ट होने चाहिए, कैसे कैसे इसमें कैसे रेखा को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके लिए गिलफार्ड ने अपना एक कुछ सीमाएं बताई हैं कि व्यक्ति को रेखांकन अनुसंधानकर्ता को या परीक्षक को रेखांकन मापनी के द्वारा मापन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या है, देखिए सीमाएं इसकी। रेखांकन मापनी समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, कैसे मापन किया जाता है। एक रेखा में को बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक डिवाइडेशन पर एक विश्लेषण लेख लिख दिया जाता है। कोई जैसे कोटेशन है तो उससे संबंधित लेख लिख दिए जाते हैं और उस लेख को पढ़कर विद्यार्थी को आंसर देना होता है और उसके आधार पर उसका मापन किया जा सकता है। अब आती हैं, ये तो था इसका, इसमें कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, ये इसकी सीमाएं हैं कुछ। रेखांकन मापनी की कुछ सीमाएं, भाई ऐसे तो कितनी ही बड़ी रेखा खींच देगा, कितने ही विश्लेषण उसमें दे दिए जाएंगे, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह है पहली, रेखांकन मापनी की सीमा की रेखा की लंबाई 5 इंच होनी चाहिए। सबसे पहला है इसमें रेखांकन मापनी की रेखा की लंबाई 5 इंच होनी चाहिए। कितनी बड़ी रेखा होनी चाहिए? 5 इंच की रेखा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इसमें देखिए, रेखा कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। रेखा क्या होनी चाहिए? कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये रेखा है 5 इंच की अगर रेखा है तो ऐसे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि हम इसको एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे फिर ऐसे, ऐसे कटी फटी नहीं होनी चाहिए। रेखा कैसी होनी चाहिए? सीधी, एक ही सीध में जाने वाली होनी चाहिए। तीसरा है, रेखांकन मापनी में 3 या 5 या 7 विश्लेषणों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैंने बताया अभी आपको कि उसमें उसको भागों में डिवाइड किया जाता है, वहाँ पर एक विश्लेषण प्रत्येक भाग पर विश्लेषण लेख लिख दिए जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरी सीमा हमारी है कि रेखांकन मापनी में प्रत्येक भाग पर 3, 5 या 7 विश्लेषण होने चाहिए। रेखांकन मापनी में 3, 5 या 7 विश्लेषण होने चाहिए। देखिए, या तो 3 में या 5 में और या 7 विश्लेषण उसमें प्रदर्शित होने चाहिए। रेखांकित मापनी में औसत यानी पक्ष विशेषण मध्य में होने चाहिए। रेखांकन मापनी में
औसत यानी पक्ष विशेषण। रेखांकन मापनी में औसत यानी पक्ष विशेषण मध्य में होने चाहिए। रेखांकन मापनी में औसत यानी पक्ष विशेषण मध्य में होने चाहिए। जो है ना कोई कोटेशन दिए गए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों से संबंधित दिए जाएंगे। तो जब 3, 5 और 7 विश्लेषण उसमें होंगे तो जो उसके फेवर में होंगे, जो उस कोटेशन के उस सेंटेंस के फेवर में जो विश्लेषण दिए जाएंगे वह मध्य में होने चाहिए और विपक्ष के इधर उधर साइड में होने चाहिए। तो ये थे। और एक और है इसकी, रेखांकन मापनी में आवश्यक नहीं है कि रेखांकित संकेतों के मध्य समान दूरी हो। रेखांकन मापनी में आवश्यक नहीं है कि रेखांकित संकेतों के मध्य समान दूरी हो। रेखांकन मापनी में आवश्यक नहीं है कि रेखांकित संकेतों के मध्य समान दूरी हो। जो संकेत दिए गए हैं, जो विश्लेषण दिए गए हैं, उनमें समान दूरी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार परीक्षक कैसा भी उसे डिस्पोज कर सकता है। रेखांकित मापनी में कम प्रयोग में आने वाले संकेतों से बचना चाहिए। रेखांकन मापनी में कम प्रयोग में आने वाले, जिनका प्रयोग नहीं आना है, ऐसे संकेतों को उसमें नहीं डालना चाहिए, ऐसे संकेतों से बचना चाहिए। तो ये है रेखांकन मापनी की सीमाएं बोलते हैं हम लिमिटेशन, कि एक परीक्षक जब रेखांकन मापनी का प्रयोग करता है तो रेखांकन मापनी ड्रॉ करते समय उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। अनावश्यक रूप से उस रेखांकन मापनी का बिना ट्रेंड टीचर से, अनट्रेंड टीचर इस रेखांकन मापनी का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे इसका विश्लेषण, उसका विस्तृत अध्ययन आवश्यक होता है टीचर के लिए। तो पहली इसमें से सीमाएं किसने दी हैं? हमारी गिलफर्ड ने दी हैं कि रेखांकन मापनी की रेखा की लंबाई 5 इंच होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेखा कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। रेखांकन मापनी में 3, 5 या 7 का विश्लेषण होना चाहिए। जो विश्लेषण लेख हमें लिखवाने हैं, जो विश्लेषण लेख हम दे रहे हैं, जिनको छात्रों को पढ़कर आंसर देना है, वह कितने होने चाहिए? या तो 3 या 5 या 7। रेखांकन मापनी में औसत यानी पक्ष विशेषण मध्य में होने चाहिए, बीच में पक्ष विशेषण होने चाहिए, आसपास नहीं होने चाहिए। विपक्ष के ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। रेखांकित मापनी में आवश्यक नहीं है कि रेखांकित संकेतों के मध्य समान दूरी हो, यानी असम दूरी भी हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ये थी इसकी सीमाएं। अब बात आती है रेखांकन मापनी के उपयोग की। देखिए सीमाएं समझ में आ गई होंगी आपके। अब है रेखांकन मापनी के उपयोग को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखांकन मापनी के उपयोग को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए पहला है इसका, सबसे पहली बात है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो मापन है वह ग्राफिकल रूप से होता है, मापने एक रेखा के माध्यम से होता है। तो सबसे बड़ी इसकी जो उपयोगिता है वह यही है कि ये इसे यूज करना सरल होता है, सरल ही होगा, एक रेखा के माध्यम से है विश्लेषण। रेखांकन मापनी के उपयोग।
रेखांकन मापनी के उपयोग। पहला है इसमें रेखांकन मापनी सरल होने के कारण आसानी से समझ में आती है। कैसे होने के कारण? सरल क्यों है? अब मैंने बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा प्रभाव डालने वाला होता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, चाहे कोई कठिन से कठिन विषय वस्तु देख लीजिए आप, या हम ज्योग्राफी में देखें कि नक्शा मैप हम पढ़ते हैं, मैप को हम रट नहीं सकते, जबकि हम 2-4 मैप भरेंगे तो हमें आसानी से जगह याद हो जाएंगी। फला जगह वहाँ है, उसके पास वह शहर विद्यमान है, वहाँ उसमें इतने ज़िले हैं, ये सारी चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह किसी चीज़ का, किसी घटना का, किसी विषय वस्तु का वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही इस मापनी का प्रयोग सरल होता है क्योंकि इसमें एक सीधी रेखा के माध्यम से मापन किया जाता है, तो यह सरल होने के कारण आसानी से समझ में आ जाती है। सरल होने के कारण आसानी से यह समझ में आ जाती है। दूसरा है इसका उपयोग, रेखांकन मापनी को शीघ्रता पूर्वक भरा जा सकता है। रेखांकन मापनी को शीघ्रता पूर्वक भरा जा सकता है। जल्दी ही इसको छात्र भर सकते हैं, इसे भरना इतना कठिन नहीं होता है क्योंकि सब कुछ ग्राफिकल रूप में होता है। तीसरा है रेखांकन मापनी में निर्णायक को सूक्ष्म विभेद करने का अवसर मिलता है। इसमें निर्णायक को सूक्ष्म विभेद करने का सूक्ष्म विभेद बारीकी से उसका वर्गीकरण हम छात्रों का कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रेखांकन मापनी के द्वारा। जो निर्णायक है, जो परीक्षक है, जो अनुसंधान करता है, उसको विभिन्न व्यक्तियों में आसानी से वर्गीकरण वह कर सकता है, उसमें अंतर वह स्थापित कर सकता है। सूक्ष्म विभेद किसी भी वस्तु का अगर वह एक्सप्लेन करवाना चाहता है तो उससे संबंधित 5 से 7 विश्लेषण वह उसमें रख सकता है और उसको विस्तार से आसानी से मापन कर सकता है। इसलिए सूक्ष्म किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन इसमें किया जाता है। रेखांकन मापनी में तुलनात्मक निर्णय देने की सुविधा रहती है। रेखांकन मापनी में तुलनात्मक निर्णय देने की सुविधा होती है। रेखांकन मापनी में तुलनात्मक यानी दो बालकों में हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। किसमें? तुलना रेखांकन मापनी में, अर्थात इसमें अंतर स्थापित हम आसानी से कर सकते हैं। किसी को बड़ा, किसी को छोटा हम साफ तरीके से इसमें बता सकते हैं। ये थी हमारी रेखांकन मापनी, जिसे कि गिलफोर्ड के जिसमें कि निर्धारण मापनी का एक प्रकार है। इसे गिलफोर्ड द्वारा बताया गया। गिलफोर्ड ने इसकी सीमाएं भी बताई कि हर कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई निर्णायक इसका प्रयोग करता है तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। अब रेखांकन मापनी के उपयोग हमने पढ़े कि रेखांकन मापनी वास्तव में क्या काम में आती है। यह तुलना करने के काम आती है। इसके द्वारा सूक्ष्म रूप से विभेदन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया
जा सकता है, अंतर स्थापित किया जा सकता है, इसको छात्रों द्वारा शीघ्रतापूर्वक से भरा जा सकता है, जल्दी से इसे भरा जा सकता है, समय की भी बचत होती है और यह बहुत अधिक सरल होने के कारण निर्णायक द्वारा इसका यूज भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये थी हमारी निर्धारण मापनी के एक पहला प्रकार रेखांकन मापनी। अब आपको दूसरा प्रकार बताते हैं हम, संख्यात्मक मापनी। दूसरा है इसका संख्यात्मक मापनी। किसका है ये? निर्धारण मापनी के प्रकार में किसने दिया था? गिलफर्ड ने। 4 प्रकार बताए। पहला हमारा रेखांकन मापनी था और दूसरा है हमारा संख्यात्मक मापनी। नाम से स्पष्ट है कि संख्या जहां पर यानी न्यूमेरिकल स्केल जहां सब कुछ, वहां तो क्या था? रेखा में प्रदर्शित होता था। किसमें? रेखांकन मापनी में, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी चीज का, और यह है अंकों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। अंकों के रूप में रिप्रेजेंटेशन। उसमें तो हमने एक रेखा के माध्यम से उसे डिवाइड कर सकते थे हम 3, 5, 7 में विश्लेषण, 3, 5, 7 विश्लेषण उसमें रख सकते थे और निर्णायक को अपने अनुसार पक्ष और विपक्ष में वह विश्लेषण रखता था, तो छात्र के वह आसानी से समझ में आ जाते थे एक रेखा के रूप में होने के माध्यम से। अब अंकों के रूप में रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो छात्र का मापन किया जाता है वह अंकों के रूप में किया जाता है। इसमें वह किसी प्रकार के ग्राफिकल का प्रयोग नहीं करता है। इस विधि में अंकों को निश्चित उद्दीपकों के साथ संबंधित कर देते हैं, जिसमें गुणों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। ये अंक भी 3, 5, 7 के पैमाने पर रखे जाते हैं। इसमें जो अंक दिए जाते हैं वह भी 3, 5, 7 के पैमाने पर ही रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है? 3, 5, 7 के पैमाने पर ही रखे जाते हैं। इसमें अंकों को एक निश्चित गुणों उद्दीपकों के साथ संबंधित कर देते हैं। निश्चित उद्दीपकों के, जैसे किसी ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो उसको हम ए देते हैं, तो ये गुड में ए का मतलब है गुड, A+ का मतलब है वेरी गुड। या जिसने 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं वह वेरी गुड, सर्वोत्तम स्तर। तो उनको निश्चित उद्दीपकों के साथ हम संबंधित कर देते हैं और इसमें गुणों के आधार पर उसको अंक प्रदान किए जाते हैं। यह 3, 5, 7 का जो पैमाने मैंने आपको बताए थे, 3, 5, 7 के पैमाने ऐसे बताए थे ना मैंने, कैसे डिवाइड होते हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का है, ऐसे 7 का, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो ऐसे ये 3, 5, 7 के पैमाने पर डिवाइड होता है, इसका मापन किया जाता है। पहले समझा चुकी हूँ, तो ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अंकों के रूप में इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं और यह 3, 5, 7 के पैमाने पर निर्धारित होती है। अगला है हमारा संचित बिंदु मापनी, स्केल ऑफ क्यूमुलेटेड पॉइंट। संचित बिंदु मापनी में देखिए क्या है, इस विधि में व्यक्ति के गुणों को मूल्यांकन करके अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। संचित बिंदु मापनी, ये तो थी संख्यात्मक मापनी, संचित बिंदु मापनी। इसमें क्या होता है, बालक के गुणों का मूल्यांकन कर लिया हमने कि इसमें ये गुण विद्यमान है, ये भी है, ये भी है, ये कम स्तर पर है, ये गुण इसमें ज़्यादा स्तर पर है। तो ऐसे गुणों का मूल्यांकन कर लिया हमने, उसका मूल्यांकन करके उन्हें अंक प्रदान कर दिए। जैसे मूल्यांकन कर लिया ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, सहयोग, ये सारे हमने बना लिए स्केल। अब इनमें हमने इनको अंक दे दिए। ईमानदारी इसमें क्या है 8, 10 में से हमने स्केल निर्धारित कर दिया, 10 में से हमें अंक देने हैं, तो ईमानदारी को हमने 8 दे दिए, इसको हमने 3 दे दिए, इसको हमने
7 दे दिया, फिर इसको हमने 9 दे दिया। अब ये है कि इसमें क्या होगा, इन सब का टोटल कर लेंगे हम। इन सब का टोटल करने के बाद सारे बच्चों का ऐसे करके, और जिसका टोटल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गुण विद्यमान है उसका हमें पता चलेगा, और उसका टोटल करने के आधार पर हम उसका मापन आसानी से कर सकेंगे। संचित बिंदु, इसमें बिंदुओं को उनके कुल योग के आधार पर व्यक्ति के संबंध में निर्णय ले लिया जाता है। जैसे अगर हमने इसका योग किया 27 आता है। अब हमने इसमें 10 में से मार्क्स दिए थे, 10 10 10 10, 40 में से 27 आता है। ऐसे किसी का आ गया मान लो 3 5 3 6, इसका है 70। तो अब आसानी से डिवाइड कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा गुण विद्यमान है, किस में संवेग पूरी तरह कौन बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो गया है। तो संचित बिंदुओं के आधार पर मापन किया जाता है। प्राप्त योग के आधार पर व्यक्ति के विषय में निर्णय ले लिया जाता है। अब है हमारा अगला इसमें स्तर मापनी। अगला है हमारा इसमें स्तर मापनी। स्तर मापनी क्या कहती है, देखिए इसमें नियमानुसार उच्च से निम्न स्तर की ओर, नियमानुसार उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर क्रम से स्थान दिए जाते हैं। निर्णायक व्यक्ति को एक क्रम के विशेष स्थान पर रखा जाता है। इसमें समूह में उस व्यक्ति की तुलना करके उसे उचित स्थान पर रख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर क्रम निर्धारित किया जाता है। जो निर्णायक व्यक्ति है उसे निर्णायक व्यक्ति को उच्च बिंदु पर रखा जाता है, और समूह के आधार पर उनका मापन किया जाता है। समूह में उस व्यक्ति की तुलना, उपस्थित छात्र की तुलना इस निर्णायक व्यक्ति से करके, और अंत में उसके विषय में निर्णय ले लिया जाता है। किसके विषय में, छात्र के विषय में। उचित स्थान पर जहाँ पर वह ठहरता है, उच्च से निम्न की ओर जहाँ पर वह उपयुक्त ठहरता है वहाँ पर उसका निर्धारण कर लिया जाता है, उसका मापन कर लिया जाता है, और उसके विषय में निर्णायक मत प्रचारित कर दिया जाता है। तो ये 3-4 हमने पढ़ी थी निर्धारण मापनी के प्रकार। पहली हो गई थी हमारी, रेखांकन मापनी, संख्यात्मक मापनी, संख्यात्मक मापनी, संचित बिंदु मापनी और स्तर मापनी। रेखांकन मापनी थी हमारी, इसमें रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता था। 3, 5, 7 के साथ ही विश्लेषण रखे जाते थे, जिसमें कि यह सरल होती थी क्योंकि इसमें किसी मापन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। दूसरा था हमारा संख्यात्मक मापनी। इसमें अंकों के रूप में मापन किया जाता है, और वह भी अंकों के रूप में भी इसमें 3, 5, 7 ही अंक प्रदान किए, 3, 5, 7 का पैमाना ही प्रयोग किया जाता है। छात्रों के इसका प्रयोग छात्रों में वर्गीकरण करने में, तुलना करने में, उनका मापन करने में काम में आता है। संचित बिंदु मापनी में देखिए क्या था, उसके गुणों, व्यक्ति में उपस्थित गुणों का एक संकलन तैयार कर लिया जाता था, उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता था, और उनका योग करके भिन्न भिन्न छात्रों के में उपस्थित विभिन्न भिन्न गुणों का योग करके उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। उनके विषय में एक निर्णायक मत की घोषणा की जाती है। स्तर मापनी, इसमें स्तर निर्धारित कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो निर्णायक है उसे आदर्श व्यक्ति बना दिया जाता है, आदर्श पद पर आसीन कर दिया जाता है, और उपस्थित जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है उन उपस्थित व्यक्तियों को उस स्तर से तुलना करके उसके विषय में निर्धारित घोषणा कर दी जाती है। ये 4 थे हमारे, रेखांकन मापनी, संख्यात्मक मापनी, संचित बिंदु मापनी और स्तर मापनी। इस तरह से ही हमने कल पढ़े थे। निर्धारण मापनी के विविध रूपों में भी हमने कुछ इनमें से ही थे हमारे, कि संख्या प्रणाली, क्रमिक प्रणाली, क्रमिक मापन, संख्या मापन
और रेखांकन मापन, ग्राफिक मापन, ये सब चेक लिस्ट, बाध्य स्कोर, एक इसमें और होता है बाध्य मापनी, बाध्य विकल्प मापनी, बाध्य, देख सकते हैं हम इसे बाध्य विकल्प मापनी। बाध्य विकल्प मापनी में क्या होता है, उसमें प्रेम और उदारता या पूर्व आग्रह को इसमें मुक्त रखा जाता है, यानी कि जबरदस्ती उसका मापन किया जाता है, जबरदस्ती का ये सौदा है। बाध्य यानी दबाव से फोर्स करके उसका मापन किया जाता है। इसमें उसकी उसमें उपस्थित उदारता को, प्रेम को, सहयोग की भावना को दूर कर दिया जाता है। इस तरह हमने निर्धारण मापनी के इन प्रकारों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।